बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? आप सब जानते हैं, इसका आंसर आपको आना भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ध्यान रखें, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, जो अंतिम जहाँ से वो उनका निधन हुआ, वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में, कुशीनगर में हुआ था, मल्लगढ़ राज्य में। हाँ। और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो रास तरंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। कश्मीरी कवि कल्हड़ ने रास तरंगड़ी लिखी है। रास तरंगड़ी बेसिकली भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस कल्हड़ में के द्वारा रचित है ये। और इसमें कुल 8 तरंग है। कितने? 8 तरंगे। पूछते हैं कितने तरंगे थे, तो 8। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था। आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। जनवरी 1760 में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश व फ्रेंच के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों की ओर से सेनापति थे सर आयरकूट और फ्रांस की ओर से सेनापति थे काउंट डी लाली। तो अंग्रेजों ने किसे हराया? फ्रांसीसियों को हराया, यानी कि आयरकूट ने लाली को हराया। और इस तरह इस युद्ध में हार होने के बाद फ्रांसीसियों का भारत से भाग्य समाप्त हो गया और अंग्रेजों का भाग्य उदय हुआ। यानी कि इसी युद्ध के बाद से फ्रेंच का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का जो मंसूबा था वो समाप्त हो गया और अंग्रेज फ्रेंच से बड़ी शक्ति बन गए। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और अगर ये सीरीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा हो, तो यूट्यूब से जाके अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए और निःशुल्क ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए। और जब तक पीसीएस का प्री होगा या अन्य कोई एग्जाम होंगे, उत्तराखंड का पीसीएस प्री होगा या लेखपाल या लोअर, जो भी एग्जाम, उन सब में ये क्वेश्चन काम में आ रहे हैं। देखने में बहुत छोटे लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको, ये है ना। ससैया के देवरो जो देखन में छोटे लगे, है ना। ससैया के देवरो जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये मात्र 15 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देकर निकलेंगे और वापस जब मुझे मैसेज करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो आपको लगेगा कितने महत्वपूर्ण है। तो अनुपम सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना भूलिए। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस यात्री ने या किसने दिया है? तो दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण डाक व्यवस्था जानते हैं ना आप, हाँ, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण विवरण इब्न बतूता ने दिया है। किसने दिया? इब्न बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और ये अफ्रीका मोरक्को से आया हुआ यात्री था। तो इसने अपने किस पुस्तक में? रेहेला में। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। इसकी पुस्तक किसमें दिया है? रेहेला में। किताबुर रेहेला भी उसे कहते हैं। और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये भी याद कर लीजिए। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? आदि ग्रंथ जो सिखों का बहुत महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ होता है, आदि ग्रंथ या इसी गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब एक ही बात है। तो इसको संग्रहित किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। किसने? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था। और अर्जुन देव जी का टाइम पीरियड 1581 टू 1606 के बीच में था। और इसमें सिर्फ सिखों के ही नहीं, कबीर के भी, रैदास के भी, जयदेव के भी दोहे मिलते हैं, सूफी संतों के भी शब्द मिलते हैं, है ना। तो याद रखें, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया गुरु अर्जुन देव ने। रानीखेत नामक बीमारी किस से संबंधित है? तो रानीखेत नामक बीमारी जो बड़ी मात्रा में होती है, किसको? मुर्गियों से। रानीखेत नामक बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है और ये वायरस से होने वाली एक बहुत बड़ी महामारी होती है, जिससे बड़ी मात्रा में मुर्गियों को नुकसान पहुंचता है। अगला है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? तो दूर संचार के लिए जो हम वेव्स प्रयोग करते हैं, तरंगे प्रयोग करते हैं, वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए। सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार आप जानते हैं, साउंड एंड नेविगेशन। तो सोनार में हम पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। और सोनार का प्रयोग बेसिकली नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। नौसंचालकों में समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं या उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। कौन करता है इसका उपयोग? नौसंचालकों द्वारा। इसमें किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक। अनुपम सर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज ये हमारी चल रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 कोलकाता सेशन, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कोलकाता सेशन में कहाँ बनी? कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर में। प्रथम विदेशी महिला और प्रथम महिला तो आप करेंगे 1917 एनी बेसेंट। और साथ ही अगर आपसे पूछते प्रथम इंडियन वुमेन, प्रथम भारतीय महिला चेयरपर्सन कौन थी कांग्रेस की, तो 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जी। ये सिर्फ 15 क्वेश्चन ही नहीं होते, इसी व्याख्या से आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जुटे रहिए लगातार। जब चींटी अपने शरीर के वजन से 60 गुना में उठा सकती तो आपको सिर्फ 2-4-5 घंटे पढ़ने, आप क्यों नहीं कर सकते? दशरथ मांझी को देखिए, आप क्या नहीं कर सकते यार दुनिया में। माउंटेन मैन का नाम आपने सुना है। खैर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी तब, लेकिन नई दिल्ली में नहीं, तब पुणे में स्थापना की थी। वर्तमान में कहां? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां? नई दिल्ली में। और यूट्यूब से आप अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है ललित एक उन्नत किस्म किसकी होती है? ललित एक प्रजाति होती है, किसकी होती है? आम, अमरूद, अम्ली, किसकी होती है? ललित एक अमरूद की बहुत अच्छी प्रजाति, वैरायटी होती है अमरूद, ग्वावा की। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं, या किस देश को कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों के देश, या कंट्री ऑफ लाखों झीलों का देश भी कहते हैं? तो फिनलैंड। चाहे झीलों की वाटिका पूछे तब भी आपको फिनलैंड करना है, हजारों झीलों का देश पूछे तब भी, लाखों झीलों का देश पूछे तब भी। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 के आसपास झीलें हैं। तो कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, कंट्री ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सेंसस 2011 में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है? तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। कितना है? 1106, 1106। मैंने भी 6 बोला, बिहार की भाषा में उसे 1106 बोलते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व नंबर 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? बिहार की है। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है, फिर केरल, फिर यूपी। यूपी चौथे नंबर पर है। नंबर 1 पर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर यूपी है। और बिहार की 1106 सर्वाधिक है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। न्यूनतम किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय सन 2001 में, कहाँ? 2001 में चित्रकूट में खोला गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। तो यूपी का प्रथम जो प्रथम विकलांग यूनिवर्सिटी है वो सन 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में खोला गया, 2001 में। अगला क्वेश्चन यूपी से ही संबंधित है। रसिया व बिरहा का संबंध किससे है? मतलब किस क्षेत्र से है यूपी के? तो आप सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन आपकी प्रस्तुति होती है। यूपी का कल्चर अपने आप में महत्वपूर्ण संस्कृति, यहाँ की लोक नृत्य हो, चाहे लोक गायन हो, चाहे लोक वादन। तो रसिया बेसिकली जो गाया जाता है वो ब्रजभूमि में, बेसिकली मथुरा। तो रसिया का संबंध ब्रजभूमि से, ब्रज से है। और बिरहा बेसिकली पूर्वांचल से है। तो रसिया ब्रज से, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। यूपी के टेलीग्राम ग्रुप, अनुपम ग्रुप, लगातार जुटे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। व्यर्थ में मोबाइल देखना बंद कीजिए, व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, व्यर्थ की बातें करना बंद कीजिए, व्यर्थ का समय नष्ट करना बंद कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक से अपने काम का ही चीज देखें, अपने वास्तविक फायदे के लिए ही मोबाइल का यूज करें, अन्य चीजों का भी यूज करें, लेकिन समय को अपने नियंत्रण में रखें। जो व्यक्ति अपने दिमाग और अपने समय को नियंत्रण में रखता है वो निश्चित रूप से सफल होगा। जुटे रहिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।